Okay. So today we will discuss about hypothesis testing. उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टेस्टिंग पे है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमें देखना है. तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द हाइपोथेसिस? एनीबॉडी? हाइपोथेसिस इज बेसिकली स्टार्टिंग एजम्पशन. ठीक है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं कि आप एक एजम्पशन लेके अपनी रिसर्च को शुरू करते हो. ठीक है, उसके बेस पे जो हम एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस. फिर थ्रू टेस्टिंग हम ये प्रूव करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और वो टेस्टिंग किस तरीके से होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट मी शो माय स्क्रीन टू यू. स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस मैम. ठीक है, तो हम लोग बात करें आज हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, कि हम ये टेस्ट करते हैं कि जिस एजम्पशन के साथ हमने रिसर्च स्टार्ट करी थी क्या वो एजम्पशन ट्रू है या नहीं है. ठीक है, हम उस एजम्पशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. ठीक है, तो इसमें एवरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम के लिए हमें एक टेस्ट चाहिए होता है. अब वो टेस्ट कौन कौन सा हो सकता है? पैरामेट्रिक भी हो सकता है और नॉन पैरामेट्रिक भी हो सकता है. पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसका जो मॉडल है वो हमें एक सर्टेन कंडीशंस है, पैरामीटर्स है हमारे, एक क्वांटिटेटिवली हम उसको हैंडल कर रहे हैं. कुछ पॉपुलेशन जो है उसमें हमने एक वैल्यू निकाली है. फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपका जो सिंपल एग्जांपल लेते हैं मार्क्स का. ठीक है, अगर मुझे आपके मार्क्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो कंपेयर करने हैं. ठीक है, तो अब मैं, या मुझे क्लास में सब पूछना है कि कौन लोगों को समझ में आ गया, तो मैं कुछ एक सैंपल लूंगी. तो जो पॉपुलेशन के मार्क्स होंगे, सबके मार्क्स होंगे, वो वैल्यू है पैरामीटर कहलाती है. और जब हम एक सैंपल की हम वैल्यू लेते हैं उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं. ठीक है, और जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे होते हैं. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उस पे ही हम उसी की वैलिडिटी को हम यहाँ पे देखते हैं. ये जो टेस्ट है वो बहुत पावरफुल है, और जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं तो हम उसको अप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, और डेटा यहाँ पे जो है वो इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल है. ठीक है, आई टोल्ड यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स. कोई बता सकता है कौन कौन से स्केल्स है हमारे? 4 स्केल्स. Which 4 scales we have in our measurement? Nominal scale. भूल गए सब? कुछ पढ़ नहीं रहे हैं? एग्जाम बहुत ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो. ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो. ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल रोल, जो हमारा नॉमिनल स्केल है वो सिर्फ काउंटिंग के काम आता है ना. फिर हम रैंकिंग करते हैं तो ऑर्डिनल स्केल लेते हैं. इंटरवल्स में हम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करते हैं, और रेशियो स्केल जो है उसका एक नेचुरल 0 होता है, वो जो कि हमारी परसेंटेज होती है. ठीक है, तो अब जब इन टेस्ट की बात करें, पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें, तो क्या फीचर्स देखे हमने? एक तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है. सेकेंडली इनमें जो डेटा है वो इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल है. ठीक है, उससे नीचे पे हम ये नहीं लगा सकते डेटा. जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो कहीं भी लगा सकते हैं. जैसे हमने यहाँ एक कंडीशन लगा दी ना कि सिर्फ इस तरह का डेटा करेंगे, तो अगर ये डेटा ना हो तो सिर्फ हमें रैंक्स को ही कंपेयर करना है, तो देन वी यूज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. ठीक है, उनमें हमारे पास कोई ज्यादा कंडीशंस नहीं है, कोई ज्यादा पैरामीटर्स नहीं है. हम सिर्फ, तो ये कहाँ यूज होते हैं? जब हमारा डेटा नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा होता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा सकते. लेकिन हम नॉन पैरामीट्रिक को रेशियो और इंटरवल के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना. तो नॉन पैरामीट्रिक एक तरीके से हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किस कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं है, कैसा भी डेटा है. और लेकिन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो हम वहीं लगाएंगे जहाँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डेटा हमारा रेशियो या इंटरवल होगा कम से कम. तो ये हमारे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की, क्योंकि हम इनको बहुत ज्यादा कंडीशंस पे बेस नहीं कर रहे, तो इनकी तरफ से जो डिसीजन या जो कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं
वो बहुत ज्यादा पावरफुल या स्ट्रांग नहीं है। असर्शंस का मतलब है कि अगर मैंने एक पे रिजल्ट निकाल लिया कि भाई यहाँ पे हमारा परसेंटेज समझ में आ गया बच्चों को, तो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी होगा। लाइक मैंने एक सेल्स की स्ट्रैटेजी यूज करी, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करी, ठीक है। अब वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का रिजल्ट जो मैंने अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बेस पे निकाला है कि वो कितनी इफेक्टिव है, तो जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी उतनी इफेक्टिव हो इन टेस्ट के बेस पे, हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो नॉन पैरामीट्रिक जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं वो इजियर होते हैं, अप्लाई करने में भी इजियर होते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, ज्यादा डेटा नहीं होता है हमारे पास, और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच हम उसमें नहीं रहते हैं। लेकिन अगेन जितना जितना उसमें डिफिकल्टी कम है, उतना ही उसकी एप्लीकेबिलिटी भी कम है। जो ये टेस्ट हम ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, जहां हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है, यानी कि रैंक्स है, ठीक है। तो इसलिए हम इनको रैंक टेस्ट भी बोल देते हैं, कि जब हमें ये टेस्ट करना होता है कि कितनी बच्चों की रैंक्स में चेंज आ रहा है, या किसी भी प्रोडक्ट की प्रेफरेंस में चेंज आ रहा है, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट की। पहले तो हमने आपको दोनों में डिफरेंस बताया। अब पैरामीट्रिक टेस्ट में अगर हमारे पास एक ही सैंपल है, ठीक है, और हमें उसका सैंपल का मीन टेस्ट निकालना है, तो प्रोसेस क्या रहता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम एक नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस जब हम बोलते हैं कि ये जो हमारी एजम्पशन है वो ट्रू है, वो एजम्पशन हम बोलते हैं कि हमारी, फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी क्वेश्चन लेके चल रहे हैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाला, फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी करी है उससे हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई है। दिस इज अवर नल है, जो कि अफर्मेटिव होता है जनरली। इसका जो उल्टा है वो ये है कि हमारी सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द सेल्स आफ्टर अडॉप्टिंग दिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, हम कितनी गलती अपने आप को अलाउ कर रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि हम 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम 5% अपनी गलती को अलाउ कर रहे हैं। कि देखो जब हम पॉपुलेशन, हम क्या कर रहे हैं, पूरी जनता पे ना मेजर करके हम एक सैंपल पे ले रहे हैं। अब उस हम सैंपल से टेस्ट करें कि हम इसको, ये जो डेटा है वो पूरी जनता पे एप्लीकेबल है कि नहीं है। 10 लोगों को कोई चीज पसंद आ गई, तो हम एक इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बाकी के जितने 1000 लोग हैं उनको भी पसंद आ जाएगी। तो उसमें ये ट्रांजिशन करते हुए 5% गलती हमें अलाउड है। सो दिस इज योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 5%। अगर हम बोलते हैं कि नहीं डेटा बहुत क्रिटिकल है, तो हमें 10% गलती अलाउड होनी, तो 10%। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि नहीं आपको तो एक्यूरेट ही चाहिए, तो हम कई बार 1% पे भी बात करते हैं कि ओनली 1% गलती की गुंजाइश है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, 99% आपका रिजल्ट वही होना चाहिए जो आना चाहिए। फिर उसके बाद हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक का मतलब है आप क्या चीज को मेजर करना चाहते हो, है ना। आप सेल्स को मेजर करना चाहते हो, आप कंपनी का कितना प्रोपोर्शन है मार्केट शेयर मेजर करना चाहते हो, आप कंपनी के प्रॉफिट्स को मेजर करना चाहते हो। क्या ऐसी चीज है जिसको आप कंपेयर करना चाहते हो, जिसके बेस पे आप ये रिजल्ट लोगे कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट करी वो सक्सेसफुल हुई कि नहीं। उस सक्सेस का पैरामीटर क्या है, दिस इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट ना। उस सक्सेस का पैरामीटर क्या है, दैट इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि किसके बेस पे टेस्ट करोगे, आप ये आइडेंटिफाई करोगे। फिर आप एक डिसीजन रूल बनाओगे। यहाँ पे डिसीजन रूल का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है, अगर हमारी 10% से ज्यादा इंक्रीज हुई है तो हम मानेंगे कि सिग्निफिकेंट है, और अगर 10% से इतनी इंक्रीज नहीं हुई तो हम नहीं मानेंगे कि सिग्निफिकेंट है। तो ये आपने एक डिसीजन रूल बना लिया। जैसे बोलते हैं ना घर में भी कि देखो 70% नंबर आने चाहिए, 80% नंबर आने चाहिए। तो ये क्या हमारा एक डिसीजन रूल है। अगर आपके से ऊपर नंबर आए तो इसका मतलब आपने अच्छी पढ़ाई करी है, अगर इससे नीचे नंबर आए तो इसका मतलब सब बेकार है, राइट। सो दिस इज योर डिसीजन रूल। तो आप टेस्ट में भी ऐसे लगाओगे कि मुझे कितना, मेरा क्राइटेरिया है, क्या क्या मेरा पैरामीटर ऑफ टेस्टिंग होगा। और स्टेप 5 में हम एक सैंपल लेते हैं। मेरे पास 100 बच्चे हैं लेकिन मैं 100 से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकती, सो आई टेक द डेटा ऑफ 10 पीपल। 10 से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ या 10 के मैं टेस्ट लेती हूँ। और फिर, या जैसे पूरा इंडिया मेरा मार्केट है लेकिन मैं सिर्फ एक नोएडा का एक सैंपल उठाती हूँ और वहां से डेटा देखती हूँ कि वहां मार्केटिंग में क्या चेंज आने से कितना सेल्स में चेंज हुआ है, ठीक है। अगर वो हमारा 10% से ज्यादा हो गया, तो हम बोलेंगे कि हम, इसका मतलब है हम, जो आप बोल रहे हो बात कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने से सेल्स में फायदा हुआ है, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि आपका सेल्स दिख रहा है. सो डू नॉट रिजेक्ट नल. एक्चुअली ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है. एक्चुअली हम तो कह देते हैं लास्ट में कि नल इज एक्सेप्टेड, बट वेरी टेक्निकली इट इज सेड कि आप एक्सेप्ट करने के बहुत सारे और कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस बात पे हम फेल टू रिजेक्ट हैं, कि हम रिजेक्ट नहीं कर सकते. मतलब आपकी बात को हम अभी काट नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बात सही प्रूव हो गई है. दैट्स व्हाट इट इज, है ना. अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हम लिख देंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड अगर हमारी वैल्यू मैच कर जाती है, लेकिन बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट नल. फेल टू रिजेक्ट का नल का मतलब यही है कि हम उसे एक्सेप्ट करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी मैंने रिजेक्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया. दैट्स व्हाट इट मींस. और अगर हमारा डेटा मैच नहीं करता है, या हमारा टेस्ट हमने बोला था कि आपके 70% से नंबर आने चाहिए थे और उतने नहीं आए, तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है, नल रिजेक्ट कर दो और अल्टरनेट एक्सेप्ट कर लो, किसका मतलब पढ़ाई नहीं की है. ठीक है, तो इसलिए पढ़ लेना. ओके, ये इज इट क्लियर. हाइपोथेसिस टेस्टिंग का स्टेप्स आपको क्लियर हुआ? एनी डाउट? नो मैम. नो मैम. ओके, तो अब हम बात करते हैं, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसको दिखाते कैसे हैं. ठीक है, तो इसमें हम नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट. नल हाइपोथेसिस दिखाता है H0 से. ठीक है, हाइपोथेसिस H0 से नल है. इसमें हम बोलते हैं ये μ1 इज एन एवरेज, कि हमारी जो वैल्यू है वो इतनी आनी चाहिए थी जैसे हमने टारगेट रखा. और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, या तो हम दें कि इसके बराबर नहीं है, या हम दें इसके ऊपर नहीं है, या हम दें इससे नीचे नहीं है ना. जैसे अगर हम मार्क्स की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, तो वहां हम ये वाला यूज करेंगे कि अगर हमारा इससे नीचे जा रहा है तो हम बोलेंगे कि आपका मीन वैल्यू नीचे है. आपका जो रिजल्ट है वो नीचे है. राइट, तो हम इस तरीके से नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा डिसीजन रूल क्या है. हम कब मानेंगे कि आपकी बात को हमने अप्रूव किया, या कब हम मानेंगे कि अप्रूव नहीं किया, या हम फेल टू रिजेक्ट हुए, है ना. अप्रूव का मतलब वही है. दूसरी चीज हमने स्टेप 2 बोला था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. जैसे मैंने बोला, इसको शो करते हैं अल्फा से. ठीक है, वो 5% है या 1% है, हम कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, फिर हम बताते हैं आइडेंटिफाई द टेस्ट स्टैटिस्टिक. ये जो हमने जेड टेस्ट अभी रिसेंटली पढ़ा, ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा. किसी को याद है जेड टेस्ट का क्या फॉर्मूला था? अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, पेपर भी दिया अभी आप लोगों ने. मैडम. हाँ बोलो. बोलो, जेड टेस्ट का क्या फॉर्मूला था अभी जो हमने कुछ दिन पहले, लास्ट 10 डेज पहले हमने पढ़ा है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना. तो हम उसको लेते हैं. फिर अगर हम पॉपुलेशन के मीन को टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है उसको भी देखना पड़ेगा. क्या हम जेड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो अगर हमारा सैंपल साइज लार्ज है, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके से टेस्टिंग होती है, लार्ज सैंपल्स, एक स्मॉल सैंपल्स. लार्ज सैंपल्स पे हम इन कंडीशंस के बेस पे जो है हम जेड टेस्ट लगा सकते हैं. लार्ज सैंपल का मतलब क्या है? सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30. ठीक है, अगर हमारा सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 माना जाता है, 30, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो लार्ज सैंपल है. ओके, फिर हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें एक मीन होता है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना. और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम ले रहे हैं, तो वो पॉपुलेशन का. हमारे पास दो चीजें हैं, एक पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें से हमने एक छोटा सैंपल निकाला है. हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि जो ये सैंपल हमें रिजल्ट दे रहा है, क्या वो रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल है कि नहीं है. तो वहां पे हम ये टेस्टिंग सारी उसी लिए कर रहे हैं. और दूसरा हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है, कि कितना आपस में जो एवरेज है उससे आप बाकी चीज देखो. स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड का मतलब होता है एवरेज, स्टैंडर्ड, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए. और डेविएशन मतलब उससे हटना.
तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एवरेज से कितना इधर उधर है, यानी कि अगर हमारे एवरेज मार्क्स 50% है मान लो, 60% है मान लो, तो बाकियों का जो मार्क्स है वो 60% के, अगर सबके 60% के आसपास होंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम होगा। लेकिन किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड से डेटा जो है वो बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है ना। तो ये हमारा क्या है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन में रूट एन। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल साइज है। यहाँ पे हम एक चीज ऐड कर दी हमने जेड वेरिएट निकालने के लिए, पॉपुलेशन मीन। एक्चुअली जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लिया इन्होंने, यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, इसलिए जो हम खाली सिग्मा ले लेते वो डेटा का था। तो एक्स बार हमारा और पॉपुलेशन मीन और एज पर नल हाइपोथेसिस और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप सब लिख लीजिए फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम z का जो है वो टेस्ट निकालेंगे। z टेस्टिंग जो यूज होता है वो इसी फॉर्मूले के बेस पे होता है। हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसकी वैल्यू से हम टेबल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मैंने आपको 2-3 क्लासेस पहले टेबल वैल्यू भी देखना सिखाया था जब हम z टेस्ट कर रहे थे, सिखाया था ना, याद है ना सबको टेबल कैसे देखते हैं? Yes, ma'am. तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने वहां पे भी किया था, वी कैलकुलेट हेयर कि क्या वैल्यू हमारी आ रही है, क्या टेस्ट की वैल्यू आ रही है और क्या टेबल वैल्यू है ना। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस देन टेबल वैल्यू है, देन वी विल accept the null hypothesis, यानी we will fail to reject the null hypothesis. We cannot reject null hypothesis, तो that technically we accept it. लेकिन अगर हमारी calculated value टेबल वैल्यू से बहुत ज्यादा बाहर चली जाती है तो इसका मतलब है we have to reject the null hypothesis and accept the alternate hypothesis. जो हमारा Z टेस्ट है वो पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो उसकी फॉलोइंग एजम्पशंस है। एक तो हमारा सैंपल साइज लार्ज है, दूसरा पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो हमें पता है। ठीक है, तो ये हमारी उसकी 2 एजम्पशन है। फिर हमने क्या करना है, अब हमने एक डिसीजन रूल बनाना है। देखो डिसीजन रूल कैसे किया जाता है, गिवन अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 5% एंड टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या है, ना तो कम है ना ज्यादा है। ठीक है, दोनों तरफ से हमने उसके बीच की वैल्यू ले ली। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Z आर प्लस माइनस 1.96। 5% पे 1.96 आता है और 1% पे 2.575 आता है। ये हमारी Z की क्रिटिकल वैल्यूज है और ये कैलकुलेट उसी से हो रही है जो मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब कर्व सिखाया था तो वहां पे मैंने ये वैल्यूज आपको दिखाई थी। और वन टेल टेस्ट है, यानी कि वो सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि नंबर इससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। हम सिर्फ वन साइड टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट। तो वन टेल टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू जो है वो 1.645 या माइनस 1.645 है और 1% पे 2.33 है। चलो एक एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है कि इट इज क्लेम दैट एवरेज सैलरी ऑफ वर्कर्स in the organized sector in NCR is rupees 4425 per month with a standard deviation of 756. तो जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में NCR में, हम ये मान के चलते हैं कि उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 4,425 रुपए कमाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 756 रुपए है, 756। टू टेस्ट दिस क्लेम, अब इसको चेक करना है, ये डेटा से निकल के आ गया, अब इसको चेक करना है। तो मिस्टर मोहन बंसल ने क्या किया, एक 625 वर्कर्स का एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, वो है हमारी एवरेज पूरे एनसीआर के लोगों की। तो इन्होंने एक सैंपल लिया 625 पीपल का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और वहां जब उन्होंने निकाला उन 625 का एक एक करके, तो एक्चुअल जो सैलरी आई, मीन सैलरी, वो थी 4,228। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊपर एवरेज का क्लेम है, कैन वी कंक्लूड दैट द क्लेम इज राइट करेक्ट इन द लाइट ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय मिस्टर मोहन बंसल? इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, इन्होंने आपको एक स्टैंडर्ड जो है वो इन्होंने आपको मीन वैल्यू दे दी और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, और उसके अलावा इन्होंने ये म्यू निकल के आ गया और सिग्मा आ गया, और इसके अलावा उन्होंने एक आपको एक्स बार दे दिया, जो आपका एक्स वैल्यू जो आ रही है वो दे दिया कि 4228, क्योंकि हमने जो सैंपल का एवरेज निकाला वो 4228 आ रहा है। ठीक है, एक्स बार इसलिए क्योंकि हमारे 625 लोगों का वो एवरेज है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी
जेड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आप क्या इसकी जेड वैल्यू निकाल सकते हो? कैन यू कैलकुलेट द जेड वैल्यू? कैन एनी वन ऑफ यू? क्या फॉर्मूला लगाओगे जेड वैल्यू के निकालने के लिए? Z upon U upon standard deviation upon N. हाँ, तो हमारा एक्स बार क्या है इसमें? 422 यस, और माइनस म्यू क्या है हमारा? व्हाट इज म्यू? 4425 है ना, डिवाइडेड बाय ये हमारा आ गया -197। इसको हमने डिवाइड करना है 756 से, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आती है 0.2605। तो अगर हम अब इसकी टेबल में देखें, ठीक है, इफ वी सी इन द टेबल, सो व्हाट इज द वैल्यू हियर, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा ये जो क्लेम हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जेड ये एवरेज जो है वो सही लिया गया नहीं, अगर वो टेबल वैल्यू के विद इन आती है तो इसका मतलब हमारा ठीक है, और अगर वो टेबल वैल्यू के बाहर चली जाती है तो इट मीन्स हमारा ये गलत है, ठीक है। और अगर हम इसको 5 जो हमारा 5% सिग्निफिकेंस पे अगर हम देखें, तो जो जेड टेस्ट की वैल्यू हमारी है 5% पे आ रही है, हम उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 0.05% पे। पॉइंट 0.05 पे हमारी वैल्यू आती है 0.0199। अब देखो हमारी जो वैल्यू आ रही है 0.2605 आ रही है, लेकिन टेबल वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, ये टेबल वैल्यू से कहीं ज्यादा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ इसका। ओके, just 1 second. So there's another example which I want to show you of the same type we are doing. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay. So in this, there are illustration 2. Example of size 100 is found to have a mean of 3.25 centimeter. ठीक है? Could it be regarded as a sample from a large population whose mean is 2.74 centimeter and standard deviation 2.5 centimeter at 5% level of significance? इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन का जो मीन है वो 2.74 सेंटीमीटर है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है। आपने एक सैंपल लिया वहां से 100 लोगों का, 100 चीजों का, सो आपने जो 100 का सैंपल लिया है उसका मीन जो है वो 3.24 है। तो जो पॉपुलेशन है उसका मीन तो 2.74 है, लेकिन आपके सैंपल का 3.24 है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये सेम पॉपुलेशन से लिया गया है? तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो n है दैट इज 100, x bar is 3.24 सेंटीमीटर और म्यू इज 0 is 2.74 एंड सिग्मा इज 2.5। हम लोग इसी वैल्यू को जो अभी हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव डिस्कस द सेम फॉर्मूला हियर। कैन यू सी? आपको दिखाई दे रहा है? सेम फॉर्मूला वी हैव पुट इट हियर, x बार माइनस म्यू, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था सिग्मा अपॉन में रूट में n। इज दिस फॉर्मूला क्लियर? वी जस्ट डिड दिस फॉर्मूला। 3.24 माइनस 2.74 ये दोनों एवरेजेस हैं और हमने इसको डिवाइड किया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकला? जो इसका सिग्मा था और उसको हमने डिवाइड किया रूट में n से, क्योंकि हमारे पास 100 का सैंपल साइज है। तो एज ए रिजल्ट वी गेट द वैल्यू 2। इज 2 क्लियर टू एवरीवन कि 2 कैसे निकल के आया? Can you hear me?
आपको Yes, दिखाई दे रहा? Yes, ma'am. आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा था? yes, Yes, ma'am. ma'am. आपको क्लियर हो गया कि ये 2 कैसे निकला है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अब जैसे हमने बताया कि 5% पे, क्योंकि हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो 5% पे जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो ±1.96 है। ठीक है। अब ये जो 2 है वो इससे बाहर है ना, देखो यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे दिखाते हैं कि अगर हमने सब कुछ स्टैंडर्डाइज कर दिया तो 5% पे ±1.96 से कम होनी चाहिए वैल्यू। ये आपको 2 वैल्यूज याद रखनी है। अगर 5% पे है तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 1.96 से नीचे आनी चाहिए। अगर 1% पे है तो 2.58 इज द क्राइटेरिया। ठीक है। तो अगर हम अपने आप को ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चल रहे हैं तो हमारी ये 2 जो है वो रिजेक्शन रीजन में चली जाती है। ठीक है। तो ये रिजेक्शन रीजन में जाने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि देखिए क्या लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू दैट इज अ टेबुलेटेड वैल्यू, दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2 लाइज आउटसाइड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ±1.96। तो जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, हमें बोला है कि 5% तक आपको गलती अलाउड है, तो 5% तक गलती अलाउड का मतलब आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5% है तो आप जो है 1.96 से ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए, और हमारी 2 चली गई तो इसका मतलब हम बाहर चले गए, रिजेक्शन रीजन में पहुंच गए, इसीलिए यहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। दैट इज सैंपल इज नॉट कंसिडर्ड टू बी टेकन फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर अगला क्वेश्चन, अगर इसी को हम 1% में टेस्ट करें तो 1% जब हम लेते हैं तो 1% की वैल्यू आती है क्रिटिकल वैल्यू 2.58, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और हमारी 2 है तो हम टेबल के अंदर आ गए, हम एक्सेप्टेंस रीजन में आ गए। आप देख रहे हो, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन? आपको नजर आ रहे हैं दोनों? Yes, ma'am. है ना। तो आप इससे क्या हो गया, आप एक्सेप्टेंस रीजन जो है उसके उसमें जाना, और रिजेक्शन रीजन, आपको ये दोनों एरियाज पता होने चाहिए। तो 5% है तो आप इस तरीके का एक बेल डायग्राम जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है वो आप बना सकते हो, और उसमें आप देख सकते हो कि हमारी वैल्यू कहाँ पे आ रही है ना। तो 1.96 से अंदर अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर उसके बाहर जा रही है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि इसमें दोनों बोले गए हैं हमें, है ना। नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है, ग्रेटर देन या लेस देन वाली कंडीशन होती तो हम एक तरफ का छोड़ देते, लेकिन यहाँ दोनों तरफ वाली कंडीशन है। इसी तरीके से हमें, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये अगला क्वेश्चन कहता है, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर, एनी डाउट? No, ma'am. तो अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बोलता है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल टायर्स फाइंड दैट द टायर लाइफ इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 40,000 किलोमीटर्स, की जो टायर है नॉर्मली 40,000 किलोमीटर्स चल जाते हैं, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 3,000 किलोमीटर रहता है। मतलब 40 के किसी के 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, या इधर 39, 37, ये दोनों तरफ काम करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। So it is believed that a change in the production process will result in a better product. तो उन्होंने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज किया और कंपनी ने एक नया टायर डेवलप किया। फिर जो नए टायर थे उनके 100 न्यू टायर्स जो है वो डेवलप हुए, उनको सेलेक्ट किया गया, और कंपनी ने देखा कि जो ये नए टायर है 100 की, जो हमारा 100 का सैंपल है, उनकी एवरेज जो लाइफ है वो 40,900 किलोमीटर आई। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 40,900 किलोमीटर आई, तो क्या हम ये मान लें कि जो नया टायर है वो सिग्निफिकेंटली बेटर देन द ओल्ड वन है? दिस इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमने क्या लिया कि न्यू टायर जो है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, हियर वी आर इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग वेदर और नॉट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द मीन लाइफ ऑफ टायर, क्या वो टायर ज्यादा सालों तक चलता है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हुआ कि म्यू इज इक्वल टू 40,000 किलोमीटर्स एज अगेंस्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट इट इज ग्रेटर देन, है ना। यहाँ पे जो आएगा वो हमारा ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि उससे हमारी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है तो हमारे लिए अच्छा है ना। हमारा जो एवरेज है अगर वो बढ़ जाए तो अच्छा है, राइट। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे चलते हैं इसको लेकर के, एंड हमने इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करी, वो साइड वाला पेज अभी आपके पास विजिबल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने इसको कैलकुलेट किया
तो हमारी वैल्यू इसकी आ रही है ±2.33, ठीक है। और क्योंकि इसका रिजेक्शन रीजन जो है वो 0.01 है विच इज 2.58, तो हम इस रिजेक्शन रीजन के अंदर आ गए ना। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि रिजेक्शन जो हमारा जो न्यू प्रोसेस है, हम ये कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और हम कैसे इसको, एक और क्वेश्चन है जो हम ट्राई कर सकते हैं, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। मैं इसको आपको नेक्स्ट पार्ट पे दिखा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिखा देती हूँ। You will understand with one more question. Let me share my screen again. Yes. So one more question we are going to do, and that we will end the session. Okay, ये क्वेश्चन है कि random sample of boots worn by 36 soldiers in desert region showed an average life of 1.08 years. ठीक है, जो सोल्जर्स हमारे बूट्स पहनते हैं उनकी एवरेज लाइफ जो है वो 1.08 ईयर्स है। एवरेज दिया आपको, एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस बूट्स आर नोन टू हैव एन एवरेज लाइफ ऑफ 1.28 ईयर्स, लेकिन जो हमारे पास बूट्स चल रहे हैं वो 1.28 ईयर्स के हैं। तो ये हमारा हो गया। And is there a reason to assert that 1% level of significance that use in desert causes the mean life of such boots to decrease? कि नॉर्मली जो हमारे बूट्स चलते हैं वो 1.28 चलते हैं, लेकिन जब हम उन्हें डेजर्ट रीजन में पहनते हैं तो वो 1.08 चलते हैं, है ना। तो क्या ऐसा है कि डेजर्ट में यूज करने की वजह से हमारे जो बूट्स हैं उनकी लाइफ पे कोई इफेक्ट आ रहा है? So you have to test that. Okay. So is there a reason to assert that at 1% level of significance that use in desert causes the mean life of such boots to decrease? And what will be your conclusion if the level of significance is 5%? अगर हम उसे 5% कर दें तो अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारा n जो है वो 36 है, सैंपल साइज इज n, x बार इज 1.08 क्योंकि डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं और डेजर्ट में हमारा एवरेज जो है 1.08 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 0.6 हमें दिया हुआ है, और म्यू जो हमारा जो सैंपल पॉपुलेशन का मीन है दैट इज 1.28। तो हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगा? हमारा हाइपोथेसिस बनेगा कि एवरेज लाइफ जो है वो 1.28 है ना। अगर उससे कम है तो हमें प्रॉब्लम है, तो हम उससे कम जो है हम उसको सेलेक्ट करें। ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एनी डाउट बेटा? मेरा तुमको डाउट है। हाँ बोलो। हाँ फिर क्या कह रही हूँ? पूछो बेटा कुछ। गीतांजलि, म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो हमने सेम फॉर्मूला लगाया जो हम डिस्कस कर रहे हैं, x बार माइनस म्यू 0 अपॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट n। इज दिस फॉर्मूला क्लियर? यस मैम। तो जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करी 2.33, और यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो -2 आ रही है। अब हमारी वैल्यू क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल। आपको यही देखना है कि आपकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी है और आपकी जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू वो कितनी है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्रिटिकल वैल्यू से लेस आ जाती है, इसका मतलब है हमारा नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन दिस बेसिस ऑफ द सैंपल इट कैन बी नॉट बी कंक्लूडेड कि हम उसको डिक्रीज करता है, क्योंकि हमें डिक्रीज में ही प्रॉब्लम थी ना। डिक्रीज में ही अगर इस तरफ आ जाता तो वो हमारा रिजेक्शन में चला जाता। अभी हम उसे कह रहे हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मींस कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे डेजर्ट में पहनो या आप उसमें पहनो, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर आप डिक्रीज कर देते हो उसे तो आपको प्रॉब्लम है। तो वो हमारा हो जाता है कि जो हमने नल हाइपोथेसिस में लिया कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि नहीं लाइफ कम हो जाती है, तो इसलिए हमने सिर्फ कम साइड वाली है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अगर लाइफ बढ़ जाती है, नल हाइपोथेसिस था कि बल्ब जो हमारे टायर्स का नया प्रोडक्शन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और हमारा उसमें क्रिटिकल स्टेट कहाँ गया कि नहीं हमारी लाइफ बढ़ जाती है। अगर लाइफ बढ़ जाती है इसीलिए हमने सिर्फ उसका हायर साइड लिया था, और यहाँ पे हमने इसलिए लोअर साइड लिया क्योंकि रिजेक्शन हम तब करेंगे नल हाइपोथेसिस की कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस की नहीं, इसको करने से लाइफ कम होती है। तो लेकिन हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकल कर आ रही है वो -2, दैट इज लेस देन योर क्रिटिकल वैल्यू 2.33। एज ए रिजल्ट वी विल से कि ये हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि लेवल ऑफ हाइपोथेसिस अगर मान लो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते तो क्या होता, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू जाती है वो जाती है 1.645। तो ये जो 1.645 हो जाती है क्रिटिकल वैल्यू, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि अरे ये तो 1.645 हो गया और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 2 है। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हमारी क्या क्रिटिकल वैल्यूज है और क्या हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज है। क्रिटिकल वैल्यू टेबल वैल्यू है जो हमने टेबल से निकाली है, ठीक है, और कैलकुलेटेड वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो आपको थोड़ा सा ही अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, आई नो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस मोर ऑन दिस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, जेड टेस्ट पे एक बार खुद करके देखिएगा, ठीक है। आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑल्सो विद यू, तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके।